आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं। साल से भी कम वक्त बचा है, लेकिन अभी से सियासत जिस तरीके से जोर पकड़ रही है या ये कहिए कि गरमा गई है, इसमें अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में कम वक्त है, सभी पार्टियां चुनावी मोड पर हैं, सभी ने अपने अपने दांव भी चलने शुरू कर दिए हैं। और इसी बीच AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान से यूपी में सियासी बवाल मचा हुआ है। ओवैसी ने कहा, हम योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। हमारी कोशिश है कि अब यूपी में बीजेपी की सरकार न बने। उन्होंने बयान कहीं और नहीं बल्कि यूपी की सियासत के पावर सेंटर लखनऊ आकर दिया, जिससे इस बयान की सियासी तपिश और भी ज्यादा बढ़ गई। बीजेपी नेता तिलमिला गए हैं और बिना देर किए राशन पानी लेकर ओवैसी पर हमलावर हो गए। कांग्रेस का कहना है कि ओवैसी बीजेपी के जुड़वा भाई हैं, तो बिहार की तरह यूपी में भी बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। जबकि कुछ सियासी पंडितों का कहना है कि यूपी में ओवैसी के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, उनसे किसी बड़े करिश्मे की उम्मीद नहीं है। हालांकि वो अखिलेश और मायावती को नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। बहरहाल ओवैसी का दाव कितना चल पाएगा, ओवैसी के इस बयान के मायने क्या हैं, यूपी में ओवैसी की पतंग उड़ेगी या फिर नहीं, ओवैसी की पतंग की डोर आखिर किसके हाथ में रहेगी, यानी कि वोट बैंक उनका कहां और कैसे है। और सबसे बड़ी बात यह कि योगी से क्यों डरे हुए हैं ओवैसी, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ बड़ा पैनल भी जुड़ने वाला है। हम उनके पास चलेंगे, उनसे सवाल करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले आपको ओवैसी का वो बयान सुनवा देते हैं जिससे कि यूपी की सियासत में गर्मी और बढ़ गई है। अल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के बाद से केंद्रीय मंत्री से लेकर योगी के मंत्री तक ने मोर्चा संभाल लिया है और ओवैसी पर चुटीले अंदाज में कैसे हमला किया, सुनिए आप। ओवैसी देश के सामाजिक समरसता को खत्म करना चाहते हैं, लोगों में जाकर के भ्रम फैलाते हैं और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनेगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने में जिनको जीना है वो जिए। अच्छा, ये ओवैसी जो है वो हैदराबाद से आकर के उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को या किसी और को मुख्यमंत्री कब से बनाने लगे? अरे भैया, वो कांग्रेस पार्टी पे मेहरबानी करें, बीजेपी पे मेहरबानी की जरूरत नहीं है उनकी। बीजेपी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि किसको सरकार चाहिए और किसकी सरकार जो है वो इस तरह के अराजकता को खत्म कर सकती है। इसलिए इस तरह की जो फिजूल की बातें का कोई अर्थ नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं और ये जो उनके चेहरे पर या उनके लोगों में डर जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो आदरणीय योगी जी की दहाड़ जो हैदराबाद में थी, उस दहाड़ को अभी तक ये सब के सब उससे इतना खौफजदा हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पूर्वजों ने भारत को बांटा था। ये भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह गैंग के लोग हैं। इसलिए ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर बार बार इस तरह की बातें कहकर एक माहौल को ख़राब करना और अपने डर को भी बताना कि ये डरे हुए लोग हैं, क्योंकि इनकी सोच कभी अखंड भारत की नहीं रही है, ये खंड खंड भारत वाली सोच के लोग हैं। इसलिए ये समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है और उसको लेकर टीका टिप्पणी जो ये करते हैं, तो इन्हें पता है कि देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ किसी मुल्ला की सरकार नहीं है। बयान बड़ा है, हमला बड़ा है, ऐसे में केंद्रीय मंत्री से लेकर योगी के मंत्री भी अब ओवैसी के इस बयान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बयान के मायने क्या कुछ हैं, ये भी समझ लेते हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करीब साल भर से कम का ही वक्त बचा है, सियासी पार्टियां अपना अपना दाव चलना शुरू कर चुकी हैं। यूपी में ओवैसी छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ओवैसी के पास यूपी में ज्यादा कुछ होने के लिए है नहीं, ये वो दाव चलने जैसा है जिसमें जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, हार गए तो कुछ नुकसान नहीं होगा। यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी
वोट बैंक का खेल बिगाड़ सकते हैं और ये वोट बैंक बिगड़ेगा समाजवादी पार्टी और बीएसपी का। ओवैसी पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं। पश्चिमी यूपी में आजाद समाज पार्टी से गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं। ओवैसी दलित और मुस्लिम वोटर्स में अपनी पैठ जमाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। ओवैसी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ओवैसी की एंट्री के बाद यूपी की सियासी फिजा बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि बयान बड़ा दे दिया है। कहा है कि योगी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। कह रहे हैं कि कोशिश रहेगी कि बीजेपी दोबारा से सरकार में ना आए। इस बयान के मतलब और मायने क्या निकलकर सामने आ रहे हैं, इसे कैसे अलग अलग पार्टियां देख रही हैं और कैसे 2022 की तैयारी चल रही है, इन सब बातों पर हम बात करेंगे। समीर सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजीज खान है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ हैं, AIMIM के समर्थक। और अजय अरोड़ा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेहरुद्दीन जी, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है, ओवैसी के इस बयान का मतलब क्या समझा जाए, क्या मायने निकाले जाएं? मेहरुद्दीन जी, आवाज मिल रही है? मेहरुद्दीन जी तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। समीर जी से मैं पूछ लेती हूं। समीर जी, ओवैसी के बयान में इतनी बौखलाहट क्यों है और क्यों बयान में ऐसा छलक रहा है कि मुख्यमंत्री योगी से डर लग रहा है ओवैसी को? नहीं, देखिए, योगी जी से ओवैसी को डरना भी चाहिए। इस नाते डरना चाहिए कि पिछले दिनों हैदराबाद के अंदर नगर निगम के चुनाव में जब योगी जी हैदराबाद में प्रचार करने गए थे, उसके पहले वहां बीजेपी की 2 सीटें थी। हाँ। और हैदराबाद के अंदर जिस प्रकार का जनसमर्थन योगी जी को मिला, उससे निश्चित रूप से ओवैसी चिंतित है और डरे हुए हैं। वो उत्तर प्रदेश आए हैं, आना चाहते हैं, आए, लेकिन हम एक निवेदन करना चाहते हैं कि वो नफरत की राजनीति न करें, वो देश बांटने की राजनीति न करें, वो उत्तर प्रदेश में हिंसा की राजनीति न करें, वो स्वस्थ लोकतंत्र में भाग लें, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये जरूर है, वो 100 सीट पर लड़ेंगे और कहते हैं योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देने के लिए लड़ना है। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर आपको आपत्ति क्यों है कि योगी जी मुख्यमंत्री? योगी जी 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री है। उसके पहले 5 बार सांसद रहे हैं गोरखपुर से। हाँ। लोकसभा के अंदर हमको लगता है कि ओवैसी जितनी बार सांसद नहीं रहे हैं, उससे अधिक बार सांसद रह के योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनका लोकतंत्र में ओवैसी का विश्वास, और फिर भी दावे बड़े बड़े हैं। सीट 100 है, 100 सीटों पर लड़ना तय किया है। छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करने की चर्चाएं हैं। ओम प्रकाश राजभर का साथ मिल चुका है, लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी। मेहरुद्दीन जी, 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात है और ख्वाब इतने बड़े बड़े। बिल्कुल, हमारे ख्वाब बड़े क्यों ना हो, क्योंकि योगी जी बांटने की राजनीति करते हैं, कब्रिस्तान की बात करते हैं, आप क्या कर रहे हैं? की बात करते हैं। ओवैसी क्या कर रहे हैं? वो विकास की बात करें, विकास के एजेंडे पे चुनाव लड़ेंगे हम। विकास का बयान तो नहीं था योगी जी को, बिल्कुल नकार चुके हैं। बयान में विकास की बात तो नहीं थी। बयान में ये था कि हमारी कोशिश है कि बीजेपी की सरकार दोबारा ना आए। जनता भी नाराज है क्योंकि लोगों को वैक्सीन तक नहीं मिली। लोगों तक सुविधाएं जो सरकार की तरफ से पहुंचनी चाहिए थी, वो तक नहीं। क्या मंच से विकास की बात कर रहे हैं ओवैसी, या बांटने की राजनीति कर रहे हैं ओवैसी? मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए ना मेहरुद्दीन जी। ओवैसी मंच से क्या बोल रहे हैं? मंच से बोल रहे हैं कोशिश होगी कि योगी दोबारा मुख्यमंत्री ना बने, कोशिश होगी बीजेपी दोबारा सरकार में ना आए। विकास की बात कहाँ है इसमें? सबको साथ लेकर चलने की बात कहाँ है इसमें? बीजेपी बांटने की राजनीति करती है और हम बांटने की राजनीति नहीं करते, हम जोड़ने की राजनीति करते हैं। अच्छा, अपना सर्टिफिकेट आप खुद से दे रहे हैं ना? आपके ओवैसी के बयान में ऐसा कुछ नहीं है। ये चिंता देगी 2022 में यूपी की। हाँ, सबको मालूम हो जाएगा। यही तो जवाब दिया है बीजेपी के केंद्रीय मंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मंत्री भी जवाब यही दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता जानती भी है, समझती भी है, और वो बांटने की राजनीति आज की डेट में बिल्कुल पसंद नहीं करती। और डॉक्टर अजीज खान, आज उत्तर प्रदेश का वोटर क्या चाहता है? क्या वो बांटने की राजनीति पसंद करता है? क्या वो चाहता है कि हिंदू मुसलमान हो, या वो विकास चाहता है? देखिए रचना जी, बहुत बेहतरीन सवाल आपने किया और मुझे उम्मीद भी था इसी तरीके के सवाल की। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, देखिए अब वो नफरत की राजनीति से ऊब चुकी है। अब उसको चाहिए विकास।
उसको चाहिए काम, उसको चाहिए रोजगार। अब वो नहीं चाहती है कि कोई भी शख्स, ऐसा शख्स आए प्रदेश में राजनीति करे कि जो धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले लोग, ऐसे लोग को प्रदेश अब नहीं पसंद कर रहा है, प्रदेश की जनता नहीं पसंद कर रही है। हर आदमी परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में लोगों की मौतें हुई, इंतजाम बीजेपी नहीं कर पाई, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे बेड का मामला हो, चाहे वो हॉस्पिटल का मामला हो। आप समझिए कि ऑक्सीजन 50-50 हजार रुपए में, 60-60 हजार रुपए में लोगों ने खरीदा है। ये स्थिति रही, लोग उब चुके हैं। मतलब मैं ये उम्मीद करूं, बदलाव चाह रहे हैं। मतलब मैं ये उम्मीद करूं कि जब चुनाव प्रचार के लिए आपकी पार्टी के कार्यकर्ता बाहर निकलेंगे तो आप बताएंगे कि मौजूदा सरकार में ये इंतजाम नहीं थे, हम ये देंगे। आप वोटों का ध्रुवीकरण तो नहीं करेंगे ना? देखिए रचना जी, हमने पहले भी यही काम किया है, हमेशा हमने विकास की बात की है। जब हम 2012 में सरकार में आए थे, हमने विकास किया और बड़ा विकास किया। और आज जो हम वोट मांग रहे हैं, हमारा ग्राउंड वही है, आधार भी वही है, और जनता को विश्वास भी हमारे ऊपर है, क्योंकि जनता जानती है कि 4.5 साल में सिर्फ योगी जी ने धोखा दिया लोगों को, ठगा है। उत्तर प्रदेश में लोगों की मौतें हो रही थी, जाने जा रही थी, और माननीय मोदी जी राम भरोसे छोड़ करके उत्तर प्रदेश की जनता को सारे बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए चले गए थे। जिस तरीके से इन्होंने माहौल पैदा किया, जिस तरीके से आज बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई, आप बताएं 100 रुपए के ऊपर महंगाई हो गई पेट्रोल की, कौन जिम्मेदार होगा? सरसों का तेल 200 रुपए में बिक रहा है, इस पर चर्चा होना चाहिए। अब धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले लोगों से लोगों का विश्वास खत्म हो गया है, और लोग जान गए हैं कि कौन लोग इस प्रदेश को बेहतर बनाना चाहते हैं और कौन लोग इस प्रदेश को कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दों में उलझाना चाहते हैं। ठीक है अजय अरोड़ा जी, आज का वोटर क्या चाहता है? रत्ना जी, उत्तर प्रदेश का आवाम उत्तर प्रदेश ठीक चाहता है, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था ठीक चाहता है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ठीक चाहता है, उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार चाहता है, उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न ना हो। और जिस प्रकार कोरोना काल में उत्तर प्रदेश डगमगा गया था, न दवाइयां थी, न अस्पताल थे, और तो और गंगा किनारे रचना जी लाशें ही लाशें थी, वो पार्थिव शरीर थे गंगा किनारे। जो कोरोना काल में हमने देखा उसका बयान नहीं कर सकते, इतना दर्दनाक था वो कोरोना का समय, और जो अभी निकल गया कुछ 1-2 महीने पहले। तो जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है रचना जी, पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा है। और अभी चुनाव भी आने वाले हैं। अच्छा, ये चुनाव में तय होगा रचना जी कौन क्या बनता है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है या योगी जी की बात है, दूर सुबह का आसार नहीं, दिल को फिर भी बड़ी उम्मीद है कि सवेरा होगा। अभी समय दूर है, अभी लखनऊ दूर है, अभी प्रतीक्षा करते हैं। और जिस प्रकार से योगी जी का टेन्योर रहा है, जिस प्रकार से लोग परेशान हुए हैं, तो इसका तो नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। हालांकि मैं बार बार कहती हूँ कि करीब 100 साल में ऐसी महामारी आती है, और सरकार किसी की भी होती, अव्यवस्थाएं कम ज्यादा होती ही, क्योंकि हमारा देश विकासशील देश है, इसमें व्यवस्थाएं सुचारू रूप से अभी भी होने में कभी बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। समीर सिंह जी, जब कोविड काल का जिक्र होता है तो बदहाली की बात भी होती है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात भी होती है, गंगा किनारे शवों की बात भी होती है। कहीं चैलेंजिंग साबित तो नहीं हो जाएगा 2022 में ये सब कुछ? नहीं रचना जी, हमें लगता है कि अजय अरोड़ा जी को उत्तर प्रदेश की जानकारी कम है, राजनीतिक विश्लेषक है, हो सकता है किसी और राज्य की जानकारी हो। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। नहीं, मैं आ रहा हूँ उसी विषय पर आ रहा हूँ, आपके प्रश्नों का ही जवाब दे रहा हूँ। अजय जी थोड़ा धैर्य रख लें, प्रश्न किया है तो जवाब भी सुन। रचना जी, हम 2017 में सरकार में आए, उसके पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 13 मेडिकल कॉलेज थे। 5 साल सपा की सरकार थी, उसके पहले 5 साल बसपा की सरकार थी। योगी जी सरकार में आने के बाद ही 30 मेडिकल कॉलेजों की नींव रखे,
जिसमें से 14 मेडिकल कॉलेज हम इस साल प्रारंभ करने जा रहे हैं। 7 मेडिकल कॉलेज पिछले साल प्रारंभ किए थे इस कोरोना काल में भी। हम 2 साल सरकार में रहे, 2019 से कोरोना है, उसके बाद भी हम 9 मेडिकल कॉलेज इस साल प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम 34 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए किया। दूसरा विषय, गंगा के 100 की बात कही। गंगा के अंदर जो 100 के चित्र मीडिया और अखबार में दिखाए गए, वो उन्नाव के अंदर परंपरा है कि हम गंगा के अंदर ले जाके गंगा की तलहटी में 100 को दफनाते हैं। 14 जनवरी 2015 अखिलेश यादव की सरकार थी, उस समय के अखबार की कटिंग दैनिक जागरण और अमर उजाला उठा के आप देख लो अरोड़ा जी, जो परंपरागत 100 को दफनाने की व्यवस्था है, आप उनको जला नहीं। रोजगार मिलेगा क्या समीर जी? रोजगार मिलेगा क्या? नहीं कर सकते समीर जी, समीर जी, मुख्यमंत्री योगी खुद कोरोना संक्रमित हो गए थे। रिकवर होने के बाद उन्होंने एक दिन में 3-3, 4-4 जिलों का दौरा किया। वो खबर भी हमने देखी और दिखाई भी, जो अप्रिशिएबल भी है। एक ऐसे मुख्यमंत्री जो जगह जगह दौरा करके स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का खुद जायजा ले रहे थे, किसी पर डिपेंड नहीं थे। रोजगार मिलेगा क्या? रोजगार मिलेगा क्या? रोजगार मिलेगा क्या? उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा क्या? बढ़ती महंगाई से निजात मिलेगी क्या? कोरोना के अंदर पूरी दुनिया कर रही है। सर वो तो कर दी ना मैंने। सर वो तारीफ तो कर दी ना मैंने। समीर जी वो तारीफ तो कर दी ना मैंने। और राजनीतिक दल बैठ के चैनलों पे सिर्फ लफ्फाजबाजी बात कर रहे हैं। समीर जी मैंने बोल दिया ना, एक दिन में 3-3, 4-4 दौरे किए। समीर जी तारीफ तो कर दी ना मैंने। अब आगे बताइए, रोजगार मिलेगा उत्तर प्रदेश के लोगों को? नहीं। बढ़ती महंगाई से निजात मिलेगी क्या? रचना जी, रोजगार में उत्तर प्रदेश की सरकार 4.5 साल में रोजगार 2 प्रकार के होते हैं। एक सरकारी रोजगार होता है, नौकरी होती है, दूसरा रोजगार होता है। सरकारी नौकरी में भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4.5 साल में 4 लाख से ऊपर नौकरियां दी। आज तक आजादी के इतिहास में किसी सरकार ने 5 साल में, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो चाहे सपा की सरकार रही, किसी ने भी 1.25 लाख से अधिक नौकरी नहीं दी। हमने 4.5 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी दी। अभी कल ही मुख्यमंत्री जी ने 5,000 से ऊपर बच्चों को नियुक्ति पत्र वितरित किया, जो जेलों के अंदर और गृह विभाग के अंदर की नियुक्तियां थी, उसको करके अभी वितरित किया। 4.25 लाख। क्योंकि आपने दावा कर दिया, मैं प्रश्न करता हूँ, किसी के पास हो डाटा? क्योंकि आपने दावा कर दिया, हाँ, आपने जैसे ही दावा किया तो बोलने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं डॉक्टर अजीज भी और अजय जी भी। डॉक्टर अजीज, आप कहने पहले, आप शायद कंपटीशन कर रहे होंगे, हमने क्या किया था, इन्होंने क्या किया। नहीं रचना जी, मैं कंपटीशन नहीं कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं, देखिए आप एक बहुत विद्वान प्रवक्ता, बहुत विद्वान पत्रकार हैं। आपने जैसे इनसे सवाल किया महंगाई पर, जैसे ही आपने इनको रोजगार की बात की, देखिए भड़क गए। या आपके सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया, ये बिल्कुल इधर उधर विचलित हो गए। मैं पूछना चाह रहा हूं साहब, इन्होंने कोरोना पे बात की। साहब कोरोना पे देखिए कि कोरोना में बहुत बेहतरीन काम किया। वर्ल्ड के आप देखिए विदेशी मीडिया के टॉप 5 मीडिया ने इनके बारे में क्या क्रिटिसाइज किया, जरा ये भी हम बताना चाहेंगे। कि देखिए द न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि गलत फैसलों से कोरोना बेकाबू हुआ मोदी जी के। द वाशिंगटन पोस्ट कहता है पाबंदियों से जल्दी राहत देने की वजह से फिर बढ़ा कोरोना। द गार्डियन कह रहा है भारत में बदतर हालात के पीछे पीएम मोदी का ओवर कॉन्फिडेंस। टाइम मैगजीन, जो बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन है, उसका स्टेटमेंट है कोरोना को रोकने में मोदी फेल, वैक्सीनेशन भी धीमा। इस तरीके से तमाम जो विदेशी मीडिया के अखबार हैं वो तक कमेंट किए। सर ओवरऑल, इन्होंने वैक्सीनेशन सर ओवरऑल बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन चल रहा है। मैं बता दूं आपको, 34 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। मैं वही बता रहा हूं। हाँ। वैक्सीनेशन के लिए इन्होंने 1 जुलाई में महाअभियान स्टार्ट किया था। हाँ। अयोध्या, जहां से 2 सीटों से 350 सीटों पर पहुंचे, साहब वहां अभियान फेल हो गया, नहीं स्टार्ट हो पाया। मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गोरखपुर में वो अभियान फेल था, नहीं स्टार्ट हो पाया। नोएडा, जहां से आप बैठ करके यहाँ पे डिबेट कर रही हैं, जो देश की राजधानी के नाक के नीचे है, 1 जुलाई को वहां अभियान स्टार्ट नहीं हो पाया। मैं बताऊं कुछ और जगह, देखिए पेपर की डिटेल है मेरे पास कि आपके उन्नाव में क्या है, पूर्वा सीएचसी में 6 दिनों से वैक्सीन नहीं लगा। आपका मैनपुरी में वैक्सीन की कमी से टीका, तमाम चीजें हैं। एक लंबा इतिहास है। मैं बताना चाहूंगा, रही बात काम की, जैसे कि मैंने कहा,
रचना जी डॉक्टर अजीज, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। अच्छा, मैं वादा करती हूँ ब्रेक से लौटूंगी तो मैं आप ही से सवाल करूंगी, ठीक है? ये वादा है मेरा। ब्रेक से लौटूंगी तो मैं आप ही से सवाल करूंगी। सवाल ये भी होगा, अगर ओवैसी इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं तो क्या ओवैसी समाजवादी पार्टी और बीएसपी का खेल बिगाड़ने में भी कामयाब हो पाएंगे क्या, या फिर बीजेपी को लेकर जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उसमें कुछ कामयाबी मिल पाएगी क्या? मैं पूछूंगी असदुद्दीन ओवैसी के सपोर्टर जो हैं उनसे कि क्या कुछ काम किया है जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश में वोट मांगने की बात कर रहे हैं या वोट पाने की बात कर रहे हैं। लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का है। 2022 के चुनावों की इस रेस में सभी पार्टियां एक दूसरे को पछाड़ते हुए आगे दौड़कर अब सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश में हैं। अलग अलग पार्टियां अलग अलग दावे के साथ अलग अलग बयानबाजी भी कर रही हैं। लेकिन इसी बीच AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दे दिया है और सियासी हलकों में और ज्यादा तेजी और ज्यादा भूचाल जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। और जैसे मैंने वादा किया था, डॉक्टर अजीज खान पहले आप अपनी बात पूरी कीजिएगा और मुझे ये भी बताइएगा, असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री को उत्तर प्रदेश में आप अपनी पार्टी के लिहाज से कैसे देखते हैं? मुस्लिम वोट बैंक बटेगा? जी देखिए रचना जी, एक पहले सवाल का जवाब मैं दे दूं समीर सिंह साहब के। इन्होंने कहा था साहब हवाई दौरा किया, मंडल वाइज गए। मैं बताना चाहूंगा हवाई दौरा था, वो अपनी सरकार बचा रहे थे और उसके साथ साथ अपनी कमजोरियों और नाकामियों को छिपाने के लिए हवाई दौरा किया। वो दौरा जनता के लिए नहीं था, पहली बात। दूसरा, आपने सवाल किया कि एमआईएम के जो प्रमुख है एमआईएम उत्तर प्रदेश में उसने एंट्री कर लिया है। साहब उत्तर प्रदेश में एंट्री कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव नजदीक आ गया। एमआईएम वहां एंट्री कर दी जहां चुनाव नजदीक आ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि धार्मिक उन्माद पैदा करना, बंटवारे की राजनीति करना, ये उसका पुराना तरीका और पुराना हथकंडा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को अब इस चीजों से नहीं मतलब है। उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाह रही है। अभी देखिए साहब, पश्चिम बंगाल की जनता ने नकार दिया पूरी तरह से। एक कैंडिडेट, 7 कैंडिडेट खड़े थे, सबका जमानत जब्त हो गया। यही हाल 2017 में जब चुनाव उत्तर प्रदेश में था, ये चुनाव लड़े थे 38 सीटों पे, केवल 0.2% वोट यहां से मिला था इनको। और एक बात बड़ा अहम, जिसके साथ एक गठबंधन करने की तैयारी कर रहे हैं, राजभर साहब, उनका स्टेटमेंट सुनो साहब। इन्होंने कहा मैं 100 सीटों पे लड़ूंगा। राजभर साहब ने कहा 125 पे लड़िए, कैंडिडेट तो लाइए। इनके पास कैंडिडेट तक नहीं है। जिसके पास कैंडिडेट तक नहीं है वो चुनाव क्या उत्तर प्रदेश में लड़ेगा? देखिए उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाह रही है, समाजवादी पार्टी पर बड़ा भरोसा है, क्योंकि बीजेपी के टक्कर में, और बीजेपी को सिर्फ अगर कोई पछाड़ सकता है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी। अच्छा, अगर आपने बांटने का जिक्र किया तो मेरे मन में एक सवाल आया, पूछ लूं मैं आपसे। किसी ऐसी पार्टी से तो गठबंधन नहीं होगा ना जो मंच से कहे कि मुस्लिम वोट बैंक बंटने मत देना? देखिए रचना जी, एक बात बता दूं, हमने हमेशा दलित समाज, शोषित समाज, वंचित समाज की राजनीति की है। हमने कभी भी धार्मिक उन्माद पैदा करने वाली राजनीति नहीं की है। ये वो लोग कहते हैं या वो लोग करते हैं जिनको विकास से कोई मतलब नहीं। गठबंधन जो कहीं ना कहीं, देखिए मैं रचना जी वही बता रहा हूँ, मुझे डर इसलिए नहीं है क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। हम सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय की बात करते हैं। हम सबकी भागीदारी चाहते हैं। हम प्रदेश में सभी लोगों की भागीदारी चाहते हैं और हम चाहते हैं इस प्रदेश का विकास हो। हम इसको पीछे घसीटना नहीं चाह रहे, हम चाहते हैं आगे बढ़े। मुझे जिस तरीके से 4-4.5 साल में मैं समझ गई आपकी बात, 20 साल पीछे चला गया, मैं समझ गई आपकी बात, चला गया। इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? मैं समझ गई आपकी बात, समाजवादी पार्टी लड़ेगी। मैं समझ गई आपकी बात। लेकिन एक बात पर मुझे ऐतराज, या फिर ये कहिए कि मुझे ज्यादा पसंद आती है आपकी बात जब आप सबको साथ लेकर चलने की बात कहते हैं। ये दलित या मुस्लिम या ओबीसी, ये इन सब जातियों का जिक्र करना या धर्म का जिक्र करना छोड़िए, इससे आगे बढ़िए, ऐसा मेरा मानना है। मेहरुद्दीन जी, उत्तर प्रदेश में कहां खुद को देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के साथ? 100 उम्मीदवार सिर्फ। अब देखिए दूसरी पार्टी के प्रवक्ता तो ये भी दावा कर रहे हैं कि उम्मीदवार तक नहीं है, इसीलिए 100 पार्टी पर ढूंढ कर आपको उम्मीदवार इकट्ठे करने पड़ रहे हैं। देखिए वक्त आने दीजिए, सबको सबके सामने आ जाएगा कि हम कोशिश पे लड़ेंगे या कोशिश पे लड़ेंगे, ये वक्त बताएगा। अभी कहेंगे 6 महीने का, हम उम्मीदवारों का चयन शुरू है, हमारी पार्टी का प्रक्रिया चालू है। जैसे ही हो जाएंगे तुरंत हम डिक्लेयर कर देंगे लिस्ट। अच्छा, माना कि उम्मीदवार आपको मिल जाएंगे, मैंने माना कि उम्मीदवार आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों के बीच में वोट किस आधार पर मांगेंगे? सभी पार्टियों ने काम किया है, सभी पार्टियों ने काम किया है। जो हमने हैदराबाद में किया, आप कभी देखिए, हम ये
हैदराबाद के विकास के लिए वो विकास का आप हमारे बिहार का देखिए, हाँ। आप हमारा महाराष्ट्र में देखिए, हमारे काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है सबसे। हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, हाँ। ना कि कोई जातियों को बांटने की बात करते हैं, ना ठोक देने वाली राजनीति करते हैं, हाँ। ना बांटने की राजनीति करते हैं, हम सबका साथ की बात करते हैं। अच्छा, चुनाव से ठीक पहले अगर एंट्री हो जाए, चुनाव से ठीक पहले अगर किसी राजनीतिक पार्टी की एंट्री हो जाए, सुनिए ना, चुनाव से ठीक पहले अगर किसी राजनीतिक पार्टी की एंट्री हो जाए तो ये देखा जाता है कि, और आपकी पार्टी का तो ट्रैक रिकॉर्ड कहता भी है ना कि आप उम्मीदवार भी उतार देते हैं, आप चुनाव में भी उतर जाते हैं, लेकिन वोट बैंक बिगाड़ देते हैं, बांट देते हैं। हम बांटने की राजनीति नहीं करते, हम जोड़ने की राजनीति। मैं वोट बैंक बांटने की बात कर रही हूँ सर, वोट बैंक बांट देते हैं। आपको कैसे लगता है, क्या बयान है हमारा, दिखाइए कहाँ बांटने की बात की हमने। आप दलितों और मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक किसका है उत्तर प्रदेश में? दलित वोट बैंक किसका है उत्तर प्रदेश में? मैंने सबका साथ चाहिए, हमें, मैंने जातियों का नाम नहीं लिया। सबका साथ चाहिए हमें। क्या मुख्य एजेंडा रहेगा, क्या मैनिफेस्टो में रहेगा, क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को देने का वादा आपकी तरफ से किया जाएगा? क्या आपके मैनिफेस्टो में क्या रहेगा, वादा क्या होगा उत्तर प्रदेश के लोगों से? प्रदेश में खुशहाली आए, अमन आए, चैन आए, ठोक देने वाली राजनीति खत्म हो, बांटने की राजनीति खत्म हो, शमशान कब्रिस्तान की राजनीति खत्म करने के लिए हम यूपी में अपना अभियान चला रहे हैं। और देखिएगा आप 2022 में योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अच्छा, आपने दावा कर दिया घर बैठे कि ऐसा नहीं होगा। अच्छा, मुझे बड़ी स्ट्रेंज लगती है ये बात, सबका साथ सबका विकास कौन सी पार्टी का नारा है, लेकिन आज पैनल में सभी के जुबान पर यही है, हम बांटने की राजनीति नहीं करते, हम जाति या धर्म नहीं ढूंढते, हम वोट बैंक को बांटते नहीं, हम तो सबका साथ है, सबका विकास करेंगे, हम विकास की बात करेंगे। ये तो अच्छी बात है, कम से कम एक बात बेहतरी की है और जो सभी पार्टियों की जुबान से निकल रही है। मेहरुद्दीन जी। जी बिल्कुल सबका विकास होना चाहिए, ना कि कुछ लोगों का जो आपके टच में है उन लोगों का विकास होना चाहिए, बिल्कुल नीचे तक के लोगों का, गरीबों का, जो लोग। अच्छा, मुझे विकास के मायने बताएंगे, उन सब लोगों मुझे विकास के मायने बताएंगे, क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है जो आप देंगे? उनकी रूपरेखा बना के उनको उसमें लाना चाहिए। विकास के मायने समझाएंगे, उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या नहीं है जो आपकी पार्टी देने का या करने का दावा करेगी? इन्होंने स्मार्ट सिटी की बात करी थी, आज तक कहा है? हाँ। अच्छे दिनों की बात की थी, अच्छे दिन कहा है? अच्छा, मतलब अच्छे दिन आपकी पार्टी लाएगी। अजय अरोड़ा जी, हर पार्टी तो यही दावा करती है कि अच्छे दिन आएंगे, विकास होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात की रचना जी, अच्छे दिन नहीं आए। और अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश का ज्ञान नहीं। मैं बता दूं, मुझे उत्तर प्रदेश का ज्ञान भी है और देश का भी है। उत्तर प्रदेश में अरविंद कुमार शर्मा जी का, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, आपको नहीं बोलने दूंगा। चिल्लाइए नहीं, समीर जी बोल लेने दें। समीर जी बड़ी देर से बोल रहे हैं। समीर जी अजय जी को बोलने दें। समीर जी अजय जी का टर्न है, उन्हें बोलने दीजिए, पहले सुन लीजिए, पहले अजय जी को सुन लीजिए, समीर जी पहले अजय जी को सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा, दोनों की बात समझ में आएगी, इकट्ठा बोलेंगे ना कुछ समझ नहीं आएगा। अजय जी बोलिए। उत्तर प्रदेश की बात की, अरविंद कुमार शर्मा जी प्रधानमंत्री के चहेते, हाँ। और इनको डिप्टी सीएम बनाना था। डिप्टी सीएम तो छोड़ो, कैबिनेट में भी योगी जी ने नहीं दिया। मेरा प्रश्न है, जो उतावले हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी, बीच बीच में बोलने की बात करते हैं और बीच में कटाक्ष भी करते हैं, ये बता दें कि योगी जी बड़े हैं या मोदी जी बड़े हैं? जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अरविंद कुमार शर्मा का हाल हुआ, क्या ये जायज है? और क्या प्रधानमंत्री माफ करेंगे योगी जी को? और जहां तक इन्होंने एक उदाहरण दिया, जब मैंने शवों की बात की, मैंने गंगा की बात की, मैंने ये भी कहा कि किस प्रकार पुल से शव फेंके गए, इंडिया न्यूज ने दिखाया, और इन्होंने बात घुमा दी और कहा जी वहां की परंपरा है। ज्ञान तो इनको नहीं है, ये पता नहीं कौन से प्रदेश से आते हैं और कौन से चैनल पे बैठते हैं, कौन से चैनल देखते हैं। सबसे बुरा हाल उत्तर प्रदेश में हुआ, और प्रधानमंत्री जी ने बोला था रचना जी
जब वो उत्तर प्रदेश में आए थे चुनाव लड़ने, तो उन्होंने कहा था माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। और योगी सरकार और मोदी सरकार ने गंगा को रुलाया है। गंगा माफ करने वाली नहीं है और अभी बहुत दूर है लखनऊ। और जहां तक अभी बात हम चर्चा कर रहे हैं योगी जी की, योगी जी जब ही बनेंगे जब ये जीत के आएगी इनकी पार्टी। और पहले तो अपनी पार्टी की अंतरकलह ठीक करें। यूपी में आपका अंतरकलह है, राजस्थान में अंतरकलह है। अजय जी, अंतरकलह तो हर पार्टी में नजर आता है। हाँ, उत्तराखंड में क्या हो रहा है? अंतरकलह तो हर पार्टी में नजर आता है। देखिए ना पंजाब में क्या हो रहा है, देखिए ना बार बार दिल्ली के दौरे हो रहे हैं। अंतरकलह तो हर पार्टी का है। रचना जी बिल्कुल, हमारी पार्टी में भी अंतरकलह है और खुल के सामने आया है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथी ने बोला कि उत्तर प्रदेश का ज्ञान नहीं है। जितना ज्ञान उत्तर प्रदेश का है, पूरा देश देख रहा है उत्तर प्रदेश को टकटकी लगा के कि यहाँ हो क्या रहा है। और जिस प्रकार से यहाँ व्यवस्था बिगड़ी और आपने दिखाया इंडिया न्यूज ने। और मेरा तो मानना ये है कि इनका हर प्रदेश, आज उत्तराखंड ले लो, मैं उत्तराखंड पे जाना चाहता नहीं था। आज तीरथ सिंह रावत जी ने इस्तीफा दिया, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। राजनीति में उतार चढ़ाव होता है, मेरा ऐसा मानना है अजय जी, है ना। हर पार्टी में होता है, हर पार्टी में अंतरकलह भी होता है और अंदरूनी मसले कई बार जब बाहर आ जाते हैं तो ऐसी किरकिरी होती है जो समेटे नहीं सिमटती। ऐसा है, हर पार्टी में अमूमन ऐसा हाल है। लेकिन समीर जी, इन सवालों का जवाब भी दीजिएगा जो अजय जी ने पूछे, साथ ही मुझे बताइएगा भी, पहले से समाजवादी पार्टी और बीएसपी टक्कर में, फिर AIMIM की एंट्री हो जाना, क्या आप अपनी पार्टी का फायदा इसमें देख रहे हैं कि बाकी वोट बैंक बट जाएगा तो बीजेपी सीधे सीधे जीत जाएगी? नहीं रचना जी, पहले तो मैं अजय की बातों का भी जवाब दूंगा और सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम आज अपने चैनल पे इन पैनल को आपने विकास की तरफ ले जाने का प्रयास किया और ये गए विकास की तरफ। इसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। कम से कम विकास की बात कर रहे हैं, नफरत की बात नहीं कर रहे। इसके लिए आपको धन्यवाद। अब रही विकास की बात, देखिए इनके मन में विकास क्यों आया, आपके चैनल पर क्यों बहस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में हम सरकार में आए, सबका साथ सबका विकास हमारा नारा था। अब समाजवादी पार्टी, AIM और कांग्रेस इस नाते कह रहे हैं कि अजय अरोड़ा भूल गए होंगे। ये मेरे साथ 50 बहस दिल्ली के अंदर ये रहते हैं, बैठ के विभिन्न चैनलों पर कांग्रेस प्रवक्ता के नाते किया। हो सकता है कांग्रेस ने इनको प्रवक्ता से हटा दिया हो तो अब राजनीतिक विश्लेषक हो गए हो। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूँ विकास। विकास उत्तर प्रदेश का क्या हुआ, 13 से 30 नए मेडिकल कॉलेज हमने बना दिया। जी, आप बता चुके हैं। 5 एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं, माननीय योगी जी बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे विकास की बात आप बता चुके हैं सर, ये बताइए। हमने बनाया, प्रधानमंत्री आवास हमने बनाया, जो उत्तर प्रदेश की जरूरत थी बिजली, हम शहरों को 24 घंटे नगर पालिका नगर निगमों को 18 घंटे बिजली दे रहे हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि समीर जी अब जो बातें बोल रहे हैं उन बातों से बाकी पैनलिस्ट सहमत नहीं है और अब ये डिबेट चीख चिल्लाहट की तरफ खत्म ना हो जाए, इसीलिए मैं यही डिबेट को रोक देती हूँ। और आप सभी का बहुत शुक्रिया करती हूँ, समीर जी, डॉक्टर अजीज जी, हाजी मेहरुद्दीन जी और अजय अरोड़ा जी, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए, इस डिबेट में रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है, सभी पार्टियां दम तो भर रही हैं विकास का, सबको साथ लेकर चलने का, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो जानती भी सब कुछ है, समझती भी सब कुछ है और वोट देते हुए अपने दिल, दिमाग, जहन में सब बातें रखेगी। बांटने की राजनीति अब उत्तर प्रदेश को स्वीकार नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे।